हेलो माय डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूं विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग ईएसआईसी डीएसएसबी नोरसेट के क्वेश्चन एंड एमसीक्यू सेशन करेंगे। आज का लेक्चर जो है स्पेसिफिक अपना ईएसआईसी के क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर डिपेंड रहेगा। ईएसआईसी के एग्जाम में जिस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं उसके ऊपर अपना जो है पैटर्न आज का रहेगा डियर। तो आज के लेक्चर में हम लगभग 100 एमसीक्यू सुपर फास्ट करने वाले हैं 100+ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिएगा डियर, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि दिल दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ये शाम भी ढल जाएगी, ये रात भी ढल जाएगी डियर, मेहनत करते रहिए, सफलता साथ में मिलेगी। यस डियर, प्रयास लगातार करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए विनायक नर्सिंग एकेडमी के बारे में ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि काफ़ी कम कीमत में हम लोग कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपको पैकेज उपलब्ध करवाते हैं नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। चलिएगा डियर, स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। तो फटाफट से 100 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए कम से कम टाइम में आपका टाइम बचे, क्योंकि आपके पास में एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम है। चलेगा डियर, तो पहला क्वेश्चन है कि ईटी ट्यूब की साइज अगर 5.5 है तो वो किसके लिए सफिशिएंट है? एंडोटेकल ट्यूब है, उसकी साइज 5.5 इनमें से किसके लिए होती है? तो राइट आंसर होगा डियर चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं अपन? चाइल्ड के लिए यूज करते हैं। चिल्ड्रन को अपन बात करेंगे अलग अलग ईटी ट्यूब 2 mm से लेकर के डियर 9 mm तक की साइज की जो है ट्यूब अवेलेबल होती है। और ये जो साइज है डियर वो इंटरनल डायामीटर कहलाता है, इंटरनल डायामीटर होता है डियर। ठीक है, तो ये एमएम के अंदर अपन इस तरीके से करते हैं। न्यूबॉर्न यानी प्री मेच्योर के अंदर 2 mm से लेकर के एडल्ट में 9 mm तक की ईटी ट्यूब को यूज करते हैं, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। फटाफट से समराइज करते हैं। यस डियर, तो ये मैंने जो है आपको पढ़ा रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ईटी ट्यूब पढ़ाया था उस टाइम पे। तो प्री मेच्योर चाइल्ड के अंदर अपन 2 से 3 mm की जो है ईटी ट्यूब यूज करते हैं, जबकि एडल्ट मेल के अंदर जो है अपन 8 से 9 mm की यूज करते हैं, फीमेल में थोड़ा सा कम यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था डियर? यस 5.5। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये चिल्ड्रन वाली एज ग्रुप के अंदर अपन यूज करेंगे डियर। यस और नो डियर, याद रखिएगा। तो 2 से 3 से स्टार्ट हो गया, आधा 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 बढ़ते जाएंगे। तो 8 से 9 की जो है अपन एडल्ट के अंदर यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज भी थे ईटी ट्यूब से रिलेटेड जो कि अपन पढ़ भी चुके हैं। यस डियर, तो पीडियाट्रिक ईटी ट्यूब की साइज कैलकुलेशन के अपन को क्या करना है डियर कि कितना साइज होना चाहिए? तो एज के अनुसार जो है साइज होगी। तो इंटरनल डायमीटर या साइज क्या होगी डियर? एज अपॉन 4+4। किसके लिए? चूंकि अपन चाइल्ड के अंदर बच्चों में कौन सी यूज करते हैं डियर? चाइल्ड पीडियाट्रिक में कौन सी यूज करते हैं डियर? अनकव्ड ईटी ट्यूब यूज करते हैं बच्चों। तो अनकव्ड ईटी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर होगा एज अपॉन 4+4। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे की उम्र मान लीजिए एज है 4 ईयर, एज है 4 ईयर, तो उसमें कौन सी साइज का ईटी ट्यूब यूज करना है? तो आपको क्या रखना फॉर्मूला में? 4+4/4+4। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 mm। तो 4 साल के बच्चे में आप कौन सी यूज करेंगे बच्चों? 5 mm की ईटी ट्यूब यूज करेंगे अगर आप अनकफ्ड यूज कर रहे हैं। अगर कफ्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो कफ्ड यूज नहीं करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में, बट अगर आप कफ वाली ईटी ट्यूब यूज कर रहे हो तो इसमें से आधा घटा देना, तो 4.5 mm वहां पे यूज करेंगे डियर। तो इसमें इस तरीके से अपन करते हैं। आधा घटाने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, फिर 0.5 mm जो है अपन डिक्रीज डाउन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डियर यहाँ पे डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब कितना होना चाहिए, ईटी ट्यूब कितना इंसर्ट किया जाना चाहिए। तो आप पहले क्या निकाल लीजिए? इंटरनल डायमीटर निकाल लीजिए, फिर उसका 3 गुणा कर दीजिए, तो आपकी वो डेप्थ इतना इंसर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल के बच्चे के अंदर ईटी ट्यूब का साइज कितना होगा? 5 होगा, तो उसको कितना इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट कितने करेंगे डियर? 5 इंटू 3 इंटू इंटरनल डायमीटर जो कि कितना है? 5 mm आया है। तो कितना हो जाएगा डियर? 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 mm, 15 सेंटीमीटर जो है उसे इंसर्ट किया जाएगा डियर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर के अंदर आता है ईटी ट्यूब की डेप्थ के बारे में। कुछ और फॉर्मूलाज है डियर स्टूडेंट्स जो कि मैंने पढ़ाए नहीं थे ईटी ट्यूब के टाइम पे, तो उनको फटाफट से अपन क्विक रिवीजन कर देते हैं डियर। देखिएगा, ईटी ट्यूब का साइज अभी भी बताया अपन ने, क्या लेते हैं? एज अपॉन 4+4, कैसे भी लिख दो उल्टा सीधा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चे की उम्र है 4 ईयर, 4 ईयर
एज है। तो 4 साल के बच्चे के अंदर क्या रखेंगे, 4 + 4/4, तो उसका इंटरनल डायमीटर यानी उसमें ईटी ट्यूब अनकफ्ड कितने नंबर की यूज करेंगे डियर, 5 mm की ईटी ट्यूब यूज करी जाएगी। एक ही एग्जांपल से समझेंगे। अब इसी सेम बच्चे में मान लीजिए पूछ लिया जाए नेजोगेस्ट्रिक, अगर अपन ट्यूब यूज कर रहे हैं, एनजी ट्यूब यूज कर रहे हैं, तो एनजी ट्यूब का साइज कितना होगा। चूंकि एनजी ट्यूब फ्रेंच में होती है तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यस 2 × ईटी ट्यूब कर देना है, तो 2 गुना ईटी ट्यूब। तो इसी सेम बच्चे के लिए मान लो, जो इसी 4 साल का जो बच्चा है, इसका नाम मान लीजिए रोहित नाम है। क्या नाम है, रोहित नाम है। इस 4 साल के बच्चे को ईटी ट्यूब कितने नंबर की लगेगी डियर, 5 mm की लगेगी। आगे समझ में बात यहाँ पे। अब इसी बच्चे को अगर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब भी लगानी है फीडिंग के लिए, मान लीजिए तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगानी है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 × ईटी ट्यूब। 2 × ईटी ट्यूब जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। तो इसी बच्चे में 2 × ईटी, चूंकि ईटी इसकी 5 थी तो कितना हो जाएगा, 10 फ्रेंच का नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इसमें अपन यूज करेंगे। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि मालनरिश्ड बच्चा है, ठीक है डियर, या फिर ओवरवेट बच्चा है जिसका वेट ज्यादा है, तो उस टाइम पे यस डियर नेजोगेस्ट्रिक या ओजी ट्यूब है वो कौन सी यूज करेंगे डियर, उसके लिए यूज करेंगे अपन नेजोगेस्ट्रिक बराबर 2 × ईटी -2, अपन ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर देते हैं, बट स्पेसिफिक पूछे तो ही, अदरवाइज यही अपन को आंसर देना है। नेक्स्ट, इसी सेम बच्चे में, इसी रोहित में 4 साल वाले बच्चे में फोली ट्यूब कितने की यूज करेंगे, तो हमेशा फोली ट्यूब का फॉर्मूला याद रखिएगा, यही सेम 2 × ईटी ट्यूब। तो सेम यहाँ पे फोली कैथेटर है वो भी कितना यूज करेंगे, 10 फ्रेंच का यूज करेंगे। अगर ईटी ट्यूब की चेस्ट ट्यूब यूज करी जाए, मान लीजिए इसी रोहित को क्या हुआ डियर, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करना है, तो चेस्ट ट्यूब कितना यूज करेंगे डियर, 4 × ईटी ट्यूब यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी बच्चे में 4 साल के बच्चे में ईटी ट्यूब 5 mm की यूज कर रहे थे, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 फ्रेंच का जो है चेस्ट ट्यूब कैथेटर, ट्रोकार कैथेटर वहां पे अपन यूज करेंगे। और डेप्थ कितना इंसर्ट करेंगे ईटी ट्यूब, अभी बताया 3 गुना इंटरनल डायमीटर का 3 गुना, तो यहाँ पे 3 मान लीजिए इसका था 5, तो 5 × 3 15 सेंटीमीटर जो है अपन उसको डाल देंगे। तो ये कुछ इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज है जो कि आपको पता होना चाहिए। फास्टली इसको क्विक रिव्यू कर रहे हैं, किसी अदर लेक्चर में इसको डिटेल से मैं विद एग्जांपल 4-5 एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं डियर, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि माइनस करना है 0.5 से, और डू नॉट यूज कव्ड ईटी इन नियोनेट्स। ओके बच्चों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर अप्लाइड व्हाइल परफॉर्मिंग ईटी ट्यूब सक्शन ऑन ए एडल्ट पेशेंट। देखिएगा, सक्शन जो है अपन जब भी अप्लाई करेंगे, वाल सक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है डियर, जो दीवार पे होता है ना पेशेंट के पीछे की तरफ में, तो वाल सक्शनिंग के टाइम पे जो एडल्ट के अंदर बात करेंगे, एडल्ट के अंदर जो है सक्शन प्रेशर वो होता है 100 से लेकर के 120 या 140 mmHg तक का भी यूज करते हैं, ठीक है डियर। चाइल्ड में अगर पूछा जाए तो वो यूज करते हैं डियर 80 से लेकर के 100 mmHg के बीच में यूज करेंगे। फिर इससे नीचे जो है एज घटती जाएगी उतना ही कम प्रेशर होता जाएगा। इन्फेंट के अंदर समवट 50 mmHg की यूज करेंगे। ऐसे ही बात करें अपन न्यूबॉर्न के अंदर है 20 से 30 mmHg का जो है प्रेशर, सक्शन प्रेशर अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, 100 से 120 हो जाएगा। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट और सीखते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया है आपको, देखिए वाल सक्शन जब यूज करेंगे तो एडल्ट में प्रेशर है वो 100 से 120 मैंने बताया, और 140 तक यूज कर सकते हैं, तो 120 लिख देते हैं, चलेगा। 100 से 120 mmHg यूज करते हैं। बच्चे में अपन 80 से कितना डियर, 100 mmHg यूज करते हैं। इन्फेंट में यस 50 to 80 के अप्रोक्स यूज करते हैं। इसके अलावा डियर बात करेंगे नियोनेट के अंदर अप्रोक्स 20 to 30 mmHg जो है यूज करा जाएगा। कौन सा डियर, वाल सक्शन के अंदर। बट अगर पोर्टेबल सक्शन अलग से इस क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको कौन सा मान के चलना है, वॉल सक्शनिंग ही मान के चलना है। बट क्वेश्चन में दे कि पोर्टेबल सक्शनिंग है तो वहां पे क्या होगा डियर, एडल्ट में 10 से 15 mmHg ही यूज करेंगे केवल, और चाइल्ड में 5 से 10 और इन्फेंट में 2 से 5, और अगर नियोनेट है तो 1 से 3 mmHg वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट वहां पे इंपॉर्टेंट है, चलेगा डियर। तो यह आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में चाइल्ड का पूछ लेते तो आंसर क्या देते, अपन को आंसर देना था 80 से 100 mmHg, ठीक है। और इन्फेंट का पूछ लेते तो अलग आंसर होता, न्यूबॉर्न का पूछते तो अलग आंसर होता, चलेगा। कॉन्सेप्ट सीखा अपन ने। अगला क्वेश्चन डियर, ब्लू कलर पाइपलाइन इन ओटी
यूज्ड टू डिलीवर, ब्लू पाइपलाइन जो है ओटी के अंदर कौन सी गैस डिलीवर करती है? तो ब्लू पाइपलाइन याद रखिएगा डियर, नाइट्रस ऑक्साइड डिलीवर करती है डियर। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड डिलीवर करती है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बात करें व्हाइट, ठीक है। व्हाइट ऑप्शन में ना हो तो ग्रीन, व्हाइट ऑप्शन में मिले तो, दोनों ऑप्शन में मिले तो भी व्हाइट आंसर देना है, ठीक है डियर। हीलियम गैस यूज नहीं होती है ओटी के अंदर कहीं पे भी। वैक्यूम की लाइन आपको आई थिंक सबको पता है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। येलो, येलो पाइप है जो है वैक्यूम के लिए होती है, और जो क्वेश्चन में पूछा है ब्लू पाइप है वो किसके लिए डियर? नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होती है। कुछ अदर पाइपलाइंस भी होती है, उनको भी मैं समझा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? डी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ अदर जो पाइपलाइंस है अपने पास में, उनको भी अपन साथ में समझ लेते हैं बच्चों। देखिएगा, मेडिकल गैसेज, ऑक्सीजन के लिए अभी भी बताया मैंने व्हाइट या फिर ग्रीन। कुछ सेटिंग में ग्रीन होती है, बाकी मोस्टली जो है व्हाइट ही यूज होती है, ठीक है डियर। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि अभी अभी अपन ने क्वेश्चन में पूछा, तो आंसर क्या होगा डियर? ब्लू आंसर होगा, ठीक है। मेडिकल एयर, मेडिकल एयर का मतलब होता है डियर N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, उसे मेडिकल एयर के नाम से जाना जाता है। इसका व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप होती है, ठीक है। व्हाइट एंड ब्लैक की अभी एक इमेज दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो पाइपलाइन है उसका ग्रे कलर होगा डियर, ठीक है। CO2 का कैसा होगा? ग्रे कलर होगा। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू है, लेकिन प्लेन नाइट्रोजन का जो होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर की पाइप होगी डियर। और मेडिकल वैक्यूम, वैक्यूम अभी अभी बताया येलो कलर की पाइपलाइन होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको रट लो, ठीक है। और वैसे तो अगर आपने काम किया है तो इसको जानते ही होंगे। चलेगा, देखते हैं इमेजेस, देखते हैं इमेजेस में। व्हाइट जो है वो ऑक्सीजन के लिए हो गया, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक, वैक्यूम के लिए जो है येलो हो गया, ग्रे जो हो गया CO2 के लिए हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू हो गया। और ये देखो स्ट्रिप पट्टी वाली, ठीक है डियर, ब्लैक और व्हाइट की जो पट्टी है वो मेडिकल एयर, मेडिकल एयर मतलब हो गया डियर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्लीन एयर, क्लीन और विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन, बिना ह्यूमिडिफिकेशन के जो है इसको यूज करते हैं डियर। तो अलग अलग कलर होते हैं पाइपलाइन के, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। Yes, as per WHO, how many antenatal visits are essential for effective maternal health intervention? WHO के अनुसार कितनी एंटीनेटल विजिट, ANC विजिट होनी चाहिए? तो राइट आंसर इज 4 ANC विजिट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 4। ये देखो 1.1 मत पढ़ना, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, कंफ्यूज मत होना, सी, और ये ऑप्शन डी। 1 2 3 4 आ गए। तो कितनी विजिट होनी चाहिए डियर? कम से कम 4 विजिट होनी चाहिए। और आइडियल पूछे, आइडियल पूछे तो डियर 8 विजिट्स जो है होनी चाहिए। ये पूछ रहे कि कम से कम इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कितनी हो, तो कम से कम 4 तो वहां पे होनी चाहिए। कब कब होनी चाहिए? तो हमारे जो VNA के अंदर पढ़ा रखा है उसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी डाला था, उसे कंफ्यूज हो गया था, उसको भी साथ में मैं क्लियर कर देता हूं डियर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डियर तो समझिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। तो 4 ANC विजिट है, वो कब कब होनी चाहिए? आइडियली जो है आइडियली कब होनी चाहिए डियर 4 विजिट? तो फर्स्ट ANC विजिट है वो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के एज सून एज पॉसिबल, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के एज सून एज पॉसिबल पे हो जानी चाहिए। दूसरा सेकंड ANC विजिट है वो 14 से 26 वीक के अंदर, अप टू 28 वीक लिख सकते हो उसे, अप टू 28 वीक तक हो जानी चाहिए, यानी इन बिटवीन सेकेंड विजिट भी हो जानी चाहिए आइडियली। थर्ड विजिट जो है वो 28 से 34 वीक में होनी चाहिए, और फोर्थ और लास्ट विजिट है वो 36 से वीक एट टर्म पे ड्यूरिंग द डिलीवरी वहां पे हो जानी चाहिए। तो 4 ANC विजिट अपन इस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं। बट एक जो हमारे शाहरुख सर है उन्होंने भी पढ़ा रखा है कि फर्स्ट विजिट 16 वीक पे, सेकंड जो है 24 से 28 पे, थर्ड 32 पे, और फोर्थ विजिट है वो 38 वीक पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या हो गया कि दोनों अलग अलग पढ़ा रखे हैं, बट ऐसा नहीं है डियर। यहाँ पे ये जो पढ़ाए गए हैं ना वो एटलीस्ट मतलब कम से कम इस दौरान हो जाने चाहिए, यानी पहली विजिट 16 वीक से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल राइट आंसर है, ठीक है डियर, बट 16 वीक से लेट नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 16 वीक से पहले तो होनी चाहिए। बेटर जो अपन ने क्वेश्चन के अंदर लाइन पढ़ी है अपन यहाँ पे, यस डियर, एसेंशियल इफेक्टिव मैटरनल हेल्थ के लिए। तो यस डियर, तो राइट आंसर तो होगा एज सून एज पॉसिबल, बट लेट से लेट कितना लेट कर सकते हो? तो पहली विजिट जो है वो एटलीस्ट 16 वीक पे
कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसे ही दूसरी विजिट की रेंज है 14 से 28 या 26 वीक, लेकिन लास्ट से लास्ट दूसरी वीक कितने से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए? दूसरी विजिट जो है डियर 24 से 28 वीक से लेट नहीं होनी चाहिए। 28 वीक तक तो दूसरी विजिट हो ही जानी चाहिए। ऐसे ही तीसरी विजिट 28 से 34 वीक में होनी चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 32 वीक में यहाँ पे हो जाने ही चाहिए। और लास्ट जो विजिट है वो 38 वीक के आसपास तो हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं करनी है। दिस इज द रेंज। तो ये जब सब रेंज है, इसमें ये है कि इससे ज्यादा लेट वहां पे नहीं होनी है। तो यस डियर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर यही है कि आइडियली जो है ये होना चाहिए, बट इससे ज्यादा लेट जो है नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएसएसबी, ईएसआईसी, इसके अलावा आपके नोटसेट में हर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, और मैंने भी जो है एमएसएन में 3 से 4 बार इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। डायलिसिस में पढ़ा दिया है, रीनल फेलियर के टाइम पढ़ा रखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पढ़ा रखा है, और साथ में डियर ईसीजी जब पढ़ाया था पोटेशियम का रोल, वहां पर भी इसको अपन ने पढ़ रखा है। तो यस, हाइपरकैलेमिया का जो है मैनेजमेंट क्या होगा डियर? इंसुलिन विद ग्लूकोज। तो 10 यूनिट इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज के साथ में अपन इसको यूज करते हैं बेस्ट के लिए। बट अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो आंसर क्या देंगे डियर? कैल्शियम ग्लूकोनेट वहां पे आंसर देंगे डियर। ठीक है, तो इसके बारे में जो 4 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं हर बार, वो अपन समझते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है डियर? कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी होती है बस। बट बेस्ट ड्रग पूछे तो यही आंसर इसका देना है। ठीक है, चलेगा। तो 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर पूछे हाइपरकैलेमिया का, कोई ड्रग नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं दिया हो, केवल ये दिया हो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो आंसर क्या देंगे डियर? हीमोडायलिसिस देंगे। और पोटेशियम का नॉर्मल लेवल आपको पता ही होगा कितना होता है डियर? 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर होता है। इससे ज्यादा हो जाना क्या कहलाएगा? हाइपरकैलेमिया। तो हीमोडायलिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन या ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरकैलेमिया क्या होती है डियर? तो ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम ग्लूकोनेट। और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे? इंसुलिन विद 10 यूनिट इंसुलिन, 10 यूनिट इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज। और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर क्रोनिक हाइपरकैलेमिया पूछे जाए तो आंसर देंगे डियर? पैटी रोमर। क्रोनिक वर्ड अगर आ जाए स्पेसिफिक तो आंसर किया जाएगा डियर? पैटी रोमर वहां पे आंसर जाएगा। यस और नो डियर, ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर असेसिंग वाइटल साइन ऑफ पेशेंट अंडरगोन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स शुड असेस। तो जब भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं अपन डियर, तो लोअर बॉडी के लिए अपन देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोअर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? तो लोअर बॉडी से रिलेटेड बात करें तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहां पे, ब्लैडर डिस्टेंशन वहां पे देखेंगे। क्या देखेंगे डियर? यस, ऑलवेज जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के केस में, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के केस में ब्लैडर डिस्टेंशन असेसमेंट जो है प्रायोरिटी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लो इस पॉइंट को। ठीक है, चलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, फटाफट से बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है यहाँ पे, यस, इस तरीके से यू शेप का जो दिखाई दे रहा है, वो धनुषाकार जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं लोगन बो डिवाइस। क्या बोलते हैं बच्चों? लोगन बो डिवाइस। इसमें दिखाई दे रहा है आपको बच्चे के ऊपर, किस प्रोसीजर में यूज करते हैं डियर? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, जब बच्चे को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है तो उसको सर्जरी करने के लिए लोगन बो डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका क्लियर। और डायरेक्ट जो क्वेश्चन याद रखिएगा, लोगन बो डिवाइस है वो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट को सर्जरी करने में यूज किया जाता है, रिपेयर करने में यूज किया जाता है। दैट्स इट। चलेगा, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड इफ फ्रोजन। इनमें से कौन सी वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए अगर वो फ्रोज हो जाती है, फ्रीज हो जाती है? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है बच्चों? तो फ्रीज सेंसिटिव मतलब जो जम गई तो खराब हो जाएगी, उसे यूज नहीं करना, डिस्कार्ड कर देना है। तो आंसर याद दीजिएगा डियर, पेंटावेलेंट। बट ऑप्शन में तो पेंटावेलेंट है ही नहीं, तो पेंटावेलेंट में आते क्या है? डीपीटी, यानी डीपीटी आता है साथ में, प्लस क्या आते हैं डियर? हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस, हिब बोला जाता है, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर ये दी जाती है। तो ये जो है डियर डीपीटी जो है मोस्ट फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन होती है, याद रखिएगा। एंड ऑल्सो इट इज, यस ऑल्सो इट इज हीट रेसिस्टेंस, याद रखिएगा डीपीटी मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन भी होती है। मोस्टली जो वैक्सीन को रखने का टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री या 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर इस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर चला गया, मतलब जम गई वैक्सीन, यस और नो, तो खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी खराब होगी? डीपीटी खराब होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसका टेम्परेचर 6 से ज्यादा भी चला जाए तो उसे अपन कहेंगे मोस्ट हीट रेसिस्टेंट, जो कि अगर 6 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर भी हो गया तो खराब नहीं होगी, वो वैक्सीन भी कौन होगी? डीपीटी। और याद रखिएगा डियर ओपीवी जो है मोस्ट हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ओपीवी जो है वो क्या होगी डियर? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है बच्चों। लेकिन मिक्सिंग करने के बाद में देखिए बीसीजी की वैक्सीन आती है वो ड्राई आती है, मिक्स करने के बाद में सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है वो बीसीजी की वैक्सीन होती है। बट बिफोर मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग, ओपीवी इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, याद रखिएगा। यस और नो डियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी डिस्कार्टेड आफ्टर फ्रोजन? तो राइट आंसर क्या देंगे? ओपीवी इज द करेक्ट आंसर। ओपीवी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बट मोस्ट हीट सेंसिटिव पूछते तो ओपीवी, मोस्ट हीट रेसिस्टेंस पूछते तो डीपीटी, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव पूछते तो भी आंसर देते हैं अपन डीपीटी यानी पेंटावेलेंट। चलिएगा डियर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पैनक्रिएटाइटिस? इनमें से पैनक्रिएटाइटिस का सिम्टम क्या है? तो याद करिए डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने पैनक्रिएटाइटिस पढ़ा था, उस टाइम में मैंने बताया था इसमें क्या होगा डियर? सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज जो है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होते हैं। इन दोनों में भी स्पेसिफिक मार्कर होता है, मोस्ट स्पेसिफिक। अगर सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? दोनों में से क्या मिल रहा है आपको? दोनों ऑप्शन में होते तो भी यही आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। तो सीरम लाइपेज है एलिवेट हो जाए तो वो पैनक्रिएटाइटिस का मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है बच्चों। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है डियर कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद? कापोसी सार्कोमा किससे एसोसिएटेड है? तो कापोसी सार्कोमा एक कैंसर है, यस और नो डियर? सार्कोमा कौन से डियर? कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। सार्कोमा मतलब यस कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर बच्चों। तो ये इसका जो कारण है वो क्या होता है डियर? हर्पीज जो है हर्पीज वायरस की वजह से होता है। हर्पीज सिंप्लेक्स HHV ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से ये मोस्ट कॉमनली होता है। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ह्यूमन हर्पीज वायरस की टोटल 8 फैमिलीज होती है, उनमें से 8वें नंबर का है वो कापोसी सार्कोमा करता है। ऐसे ही ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 है वो एप्स्टियन बार वायरस होता है, एप्स्टियन बार वायरस होता है, यस और नो डियर? जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा करता है, हॉजकिंस लिम्फोमा कोज करता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है डियर रीड स्टर्नबर्ग सेल, याद होगा रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो हॉजकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलती है। उसका कारण मोस्ट कॉमनली एप्स्टियन बार वायरस होता है। सार्कोमा जो कैंसर है वो हर्पीज वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से होता है। एंड मोस्ट कॉमनली जो है डियर किसमें पाया जाता है? HIV इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। जिस पर्सन को HIV हो जाता है, HIV एड्स हो जाता है, उस पर्सन में क्या हो जाएगा डियर? यस इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जिसमें CD4 सेल्स है उनका लेवल लेस देन 200 पर mm³ रह जाएगा। 200 mm³ से कम हो जाता है डियर किसमें? HIV की केस में। किसका डियर? CD4 सेल का, मतलब टी हेल्पर सेल का जो लेवल है वो 200 mm/³ से कम हो जाता है। तो सार्कोमा है, कापोसी सार्कोमा है, वो HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है बच्चों। कुछ इमेजेस है देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज? नाखून के चारों तरफ का जो टिश्यू है
इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे क्या कहा जाएगा? यस और नो डियर? तो उसे कहा जाएगा पेरोनिचिया। क्या कहेंगे डियर? पेरोनिचिया कहा जाएगा। पेरोनिचिया का मतलब नेल के चारों तरफ का जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, पस भर जाना। यस और नो डियर? इसके अलावा अदर टर्म है। यस डियर? पहली टर्म है ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस का मतलब होता है डियर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ नेल, डिटैचमेंट या सेपरेशन ऑफ नेल, जो कि देखने को मिलता है सोरियासिस में। सोरियासिस के अंदर देखने को मिलता है। सोरियासिस पढ़ चुके हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। यस और नो डियर? क्लबिंग ऑफ द नेल किसमें देखने को मिलेगा डियर? हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया के केस में देखने को मिलता है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, जीआई डिसऑर्डर हो गए, उनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, उनमें क्लबिंग हो जाता है। कोइलोनसियो का मतलब होता है डियर स्पून, स्पून लाइक नेल, स्पून लाइक नेल होना। और ये देखने को किसमें मिलता है डियर? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर देखने को मिलेगा। चलेगा डियर? अगला क्वेश्चन सुपर फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट शुड बी मेड बाय द नर्स इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्न? पहले 24 घंटे बर्न के अंदर नर्स को कौन सा असेसमेंट सबसे ज्यादा करना चाहिए? तो पहले 24 घंटे में, पहले 24 घंटे में डियर प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी होती है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो कि अपन पार्कलैंड फॉर्मूला से देखते हैं डियर। तो जितना भी पार्कलैंड फॉर्मूला से जितना भी, सॉरी एक्सक्यूज मी, देखिएगा बच्चों, पार्कलैंड फॉर्मूला से जितना भी फ्लूइड दिया जाता है, उस फ्लूइड, क्या वो फ्लूइड एडिक्वेट है कि नहीं है? एडिक्वेसी को चेक करने के लिए अपन 3 पैरामीटर देखते हैं। पहला यूरिन आउटपुट, दूसरा डियर सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी, और तीसरा डियर हार्ट रेट। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं यूरिन आउटपुट को। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 30 ml पर आवर, 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। सिस्टोलिक बीपी है वो डियर याद रखिएगा ग्रेटर देन 120 mmHg से ज्यादा होना, सॉरी 100 mmHg से ज्यादा होना चाहिए। और हार्ट रेट है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। पढ़ा चुका हूं मैं बर्न के अंदर पूरा डिटेल से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरली यूरिन आउटपुट जो है बेस्ट इंडिकेटर होता है फ्लूइड एडिक्वेसी का पता लगाने के लिए। चलेगा डियर? अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट की ड्रेसिंग जो है मेकोज, देखिए सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग है वो किस में यूज करते हैं डियर? बर्न में यूज करते हैं, बर्न ड्रेसिंग में यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो इसकी ड्रेसिंग का क्या साइड इफेक्ट होता है? तो पढ़ चुके हैं अपन ये पॉइंट यहाँ पे। तो डायरेक्ट डियर क्या मॉनिटर करेंगे अपन? सोडियम एंड पोटेशियम का लेवल मॉनिटर करेंगे। यस, मैंने जब पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन कराया था कि जब सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग लगाई जाती है तो नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए? क्वेश्चन इस तरीके था। तो क्या मॉनिटर करना है? सोडियम एंड पोटेशियम का लेवल मॉनिटर करना है बच्चों। यस और नो? तो डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी डिटेक्टेड बाय द नर्स, नर्स को मॉनिटर करना ही पड़ेगा। ठीक है? नॉर्मल सोडियम लेवल अपन को पता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट, और पोटेशियम 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट जेस्टेशनल एज फंडल हाइट रीच्ड टू अम्बलाइकस? फंडल हाइट है वो अम्बलाइकस नाभि तक कब पहुंच जाता है डियर? तो सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। यस, 20 से 24 वीक इसका रेंज होता है, 20 से 24 वीक पे जो है पहुंच जाता है। बट दोनों ऑप्शन में हो तो 20 वीक को वहां पे प्रायोरिटी देना है बच्चों। ठीक है? फंडल हाइट का मैंने क्वेश्चन करा रखा आपको ओबीजी के अंदर, तो देखिएगा डियर, फंडल हाइट जो है अपन नापते हैं कहां से डियर? प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले एरिया से अपन नापते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले एरिया से फंडल हाइट बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसा बच्चा जो है, फीटस जो है बड़ा होगा, यानी एज में, यानी वीक्स उसके बढ़ेंगे, वैसे वैसे फंडल हाइट, फंडस जो है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता है जा करके यस डियर प्यूबिक सिम्फाइसिस से बढ़ना शुरू होगा, और प्यूबिक सिम्फाइसिस से बढ़ करके नाभि के लेवल पे लगभग 20-22 वीक के ऊपर पहुंच जाता है। हाईएस्ट कब होता है डियर? 36 से 38 वीक पे हाईएस्ट होता है, 40 वीक पे फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो नाभि के लेवल पे कब पहुंच जाता है डियर? ये कब पहुंच जाएगा? नाभि के लेवल पे 20 से 22 वीक के आसपास पहुंच जाता है बच्चों। ठीक है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एट 20 वीक जेस्टेशन एज फंडल हाइट शुड बी
20 वीक जेस्टेशनल एज पे फंडल हाइट कितनी होनी चाहिए? तो अभी अभी पढ़ा अपन ने 20 वीक पे नाभि के लेवल पे आ जाता है, बट सेंटीमीटर में कितनी होगी? यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस से अगर अपन नापे तो यस डियर 20 वीक पे यहाँ है, तो ये जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो ये कैसे पता लगेगा? तो इसको एक तरीका है डियर, याद रखिएगा, इसको नापने का एक तरीका है। तो वो क्या होगा डियर? फंडल हाइट इज इक्वल टू जेस्टेशनल एज प्लस माइनस टू होगा सेंटीमीटर। ठीक है डियर, तो जेस्टेशनल एज इस क्वेश्चन में दी है 20, प्लस माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जेस्टेशनल एज कितनी दी है यहाँ पे? 20 वीक दी है, तो आंसर हो जाएगा 18 से 22 वीक। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? 18 से 22 वीक। तो कितने भी पूछा जाए, मान लीजिए पूछे 24 वीक पे कितनी होनी चाहिए, तो 24 प्लस माइनस 2, इस तरीके से आप इसका आंसर दे दीजिएगा बच्चों। ठीक है, राइट आंसर इज 18 to 22 चलेगा। तो राइट आंसर हो गया अपना सी, जेस्टेशनल एज प्लस माइनस 2 आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो 15 मार्च 2023 को आया था। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू नेगलेज रूल व्हेन इज हर एस्टिमेटेड ड्यू डेट? तो उसकी एस्टिमेटेड ड्यू डेट कब होगी? तो नेगले क्या कहता है? एलएमपी में प्लस कर दीजिए, क्या प्लस करना डियर? 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज कर देना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एलएमपी कितना था डियर? यस 15 मार्च 2023। तो इसमें क्या करेंगे अपन? 7 डेज ऐड करेंगे, यहाँ पे 7 डे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा डियर 7 डेज करेंगे तो 22, और इसमें 9 मंथ ऐड करेंगे, 9 मंथ, तो मार्च में 9 मंथ ऐड करिए आप लोग, तो मार्च में 9th मंथ ऐड करेंगे तो दिसंबर आ जाएगा, तो दिसंबर 2023। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 दिसंबर 2023। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेवजह कंफ्यूज होने वाली कोई बात इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन डियर, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? डायबिटीज मेलाइटस नहीं पूछ रहे यहाँ पे, इंसिपिडस। तो इंसिपिडस के अंदर क्या हो जाता है डियर? यस एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेजोप्रेसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और हाइपोथैलेमस इसका फॉर्मेशन करता है। ये अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा डियर? डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। यस और नो? जिसके अंदर क्या होता है डियर? एडीएच कम होने की वजह से क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन है नहीं, यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज लेफ्ट अनट्रीटेड विच प्रॉब्लम लाइकली टू डेवलप? अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इनमें से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो याद रखिएगा, चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों को ही ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है डियर? हार्ट फेलियर हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ पे हो सकता है बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? हार्ट फेलियर, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरफास्ट, पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है डियर। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है डियर? यस फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ट्यूमर ऑफ क्रोमोफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर होता है डियर ये, जिसके द्वारा, और एड्रिनल ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है डियर? कैटेकोलामाइंस लाइक एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन है ये कैसे हार्मोन है डियर? सिंपैथेटिक हार्मोन है। तो इसमें क्या होगा डियर? इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब इन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, तो बीपी बहुत ज्यादा शूट आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में क्या मॉनिटरिंग जरूरी है? यस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन इन पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में अपन बात करें तो यहाँ पे मॉर्फिन नहीं देते हैं, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मॉर्फिन क्या बच्चों? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों डियर? क्योंकि इट में कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को।
ठीक है बच्चों, इसको जो है कॉन्स्टेक्ट कर देती है। और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में NSAID काम करेंगे नहीं, कोडिन सल्फेट पेन किलर है नहीं, कफिंग में यूज करते हैं, तो बचा एक आंसर अपने पास विच इज मेप्रिडिन। लेकिन याद रखिएगा डियर, मेप्रिडिन भी कोज कर सकती है, सीजर कोज करती है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट में क्या कोज करती है? सीजर कोज करती है। यस, इसलिए ये भी समवॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट दोनों में प्रायोरिटी देनी है तो क्या आंसर दोगे? मेप्रिडिन को ही दोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक आंसर और होता, ट्रामाडोल होता जैसे कि। ठीक है डियर, चूंकि ये दो ऑप्शन यूज नहीं करते हैं अपन, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का सीवियर कोलिक पेन होता है उसमें इनको यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बचा कुचा एक आंसर अपने पास मेप्रिडिन, वही आंसर आपको देना पड़ेगा। ट्रामाडोल होता तो फिर वो जाता, क्योंकि ये भी सीजर कॉज करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ बोवल साउंड, बोवल साउंड नहीं आ रही है। बोवल साउंड किसे कहा जाता है? इंटेस्टाइन की साउंड को बोवल साउंड कहा जाता है। स्टेथोस्कोप से इसे सुन सकते हैं, बोवल साउंड सुनाई देनी नहीं दे रही है। और डिस्टेंडेड एब्डोमन, एब्डोमन डिस्टेंड हो रखा है, एब्डोमन फूल रखा है डियर। यस, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सर्जरी के बाद में ये क्या इंडिकेट करेगा डियर? क्या ब्लीडिंग, क्या परफोरेशन, क्या पैरालाइटिक इलियस, क्या कॉन्स्टिपेशन, क्या हो सकता है यहाँ पे? तो देखिएगा डियर, यस, डिस्टेंडेड एब्डोमेन कॉन्स्टिपेशन में हो सकता है, बट कॉन्स्टिपेशन में बोवल साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आंसर तो अपना हो गया गलत। तो पैरालाइटिक इलियस एक ऐसी कंडीशन है जो सर्जरी के द्वारा हो सकती है, जिसमें यस अपना जो इलियम पार्ट है, इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो क्या करता है डियर? पैरालिसिस हो जाता है, वहां पे नर्व सप्लाई जो है टूट जाती है। तो इस केस में ऐसा देखने को मिलता है डियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी का क्या कॉम्प्लिकेशन है? तो जैसे कि अपन को पता है डियर, यस दिस इज द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के यहीं पे कौन होती है? अपनी स्प्लीन होती है। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टमक होता है। तो स्प्लीन जब, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसी से जो अपनी आर्टरी सप्लाई होती है स्प्लीन को, तो जब स्प्लीनेक्टोमी करी जाएगी तो पैनक्रियाज का जो है इन्फ्लामेशन होना स्वाभाविक है। तो स्प्लीनेक्टोमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चों? पढ़ाया है मैंने आपको, स्प्लीनेक्टोमी पढ़ाया उस टाइम पे, पैनक्रेटाइटिस पढ़ाया उस टाइम पे, ये पढ़ाया है। पैनक्रेटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकोग्यूसिया का क्या मतलब है? तो कोकोग्यूसिया का मतलब होता है डियर, ग्यूसिया मतलब होता है टंग, जीभ, तो जीभ से रिलेटेड टेस्ट। अब कोको का मतलब होता है बैड टेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर? बैड टेस्ट इज नोन एज कोकोग्यूसिया। कोकोग्यूसिया का मतलब होता है बुरा स्वाद आना। ठीक है डियर, दैट इज कोकोग्यूसिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, अगला क्वेश्चन है, एक वर्टिकल प्लेन थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू राइट एंड लेफ्ट। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन है, एक ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करे, इस प्लेन को आप क्या नाम देंगे? तो जो अपना देखिए सूचर अपन ने पढ़े हैं, तो अपनी जो पैराइटल बोन के बीचों बीच जो सूजर है, उस सूजर का नाम क्या होता है डियर? दैट इज सेजाइटल सूजर। क्या बोलेंगे इसे? सेजाइटल सूजर कहा जाता है। तो इस प्लेन का नाम भी क्या होगा? सेजाइटल प्लेन ही होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही बात करूं, जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटे, तो वो कहलाता है डियर, देखो यहाँ पे फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर होता है डियर? दैट इज कोरोनल सूचर। तो जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटे, यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करे, उसे अपन कोरोनल सूचर कहेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखो, बॉडी को राइट लेफ्ट में बांटे उसे सेजाइटल सूजर कहा जाएगा, और जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटे उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? कोरोनल सूचर कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इमेज देके भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लेरिंजियल कैंसर। लेरिंग्स के कैंसर का अर्लीस्ट साइन क्या होता है डियर? तो लेरिंग्स कैंसर अपन पढ़ चुके हैं, तो हॉर्सनेस, यस हॉर्सनेस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ, खरखराट, आवाज का भारी होना खरखराट के साथ में, दैट इज हॉर्सनेस। तो हॉर्सनेस इज द अर्लीस्ट साइन, अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ लेरिंजियल कैंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट अपन को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है डियर? एक प्लाज्मा, यानी एक जो है अपन बात करें प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है। तो प्रोटोजोवल और फंगल इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है डियर एम्फोटेरेसिन बी। क्या होती है डियर? एम्फोटेरेसिन बी इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और एम्फोटेरेसिन बी का एक साइड इफेक्ट है, हाइपोकैलेमिया कोज करती है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ देते हैं इसे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कोज करती है बच्चों? हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चेंजेस एसोसिएटेड विद एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में इनमें से क्या होगा? तो एप्लास्टिक एनीमिया किसका कैंसर है डियर? एनीमिया किसका कैंसर है? सॉरी, किसका एनीमिया है यहाँ पे? बोन मैरो सेल क्या हो जाएगी डियर? डिक्रीज हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से जो है एनीमिया देखने को मिलता है। और एप्लास्टिक एनीमिया में क्या देखने को मिलेगा डियर? पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। पैन का मतलब होता है आल, साइटो का मतलब होता है सेल, और पीनिया का मतलब होता है कमी या डेफिशिएंसी। सभी सेल की कमी, यानी कि आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी, सभी की कमी हो जाना, सभी का एनीमिया हो जाना, सभी की कमी हो जानी क्या कहलाएगा डियर? पैनसाइटोपिनिया कहलाएगा। तो पैनसाइटोपिनिया में प्लेटलेट भी कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? ब्लीडिंग टेंडेंसी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इनमें से कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता है डियर? तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का मतलब हो जाएगा डियर, पीएच जो है ग्रेटर देन हो जाएगी 7.45 से ज्यादा। और मेटाबॉलिक कंडीशन है चूंकि, तो बाइकार्बोनेट का लेवल SCO3 माइनस बेस का लेवल है वो भी कितना हो जाएगा डियर? ग्रेटर देन 28 MEQ पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन। तो मेटाबॉलिक कंडीशन हमेशा रीनल सिस्टम से रिलेटेड है और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, वो रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है। पढ़ चुके अपन पूरा डिटेल से, ये टॉपिक मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ भी चुके हैं। तो देखिएगा, सीवियर वोमिटिंग के केस में क्या होगा डियर? लॉस ऑफ एसिड होगा, और लॉस ऑफ एसिड होने से क्या हो जाएगा डियर? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही। सीवियर अस्थमा में क्या होगा डियर? CO2 इंक्रीज होगी बॉडी में, और CO2 की नेचर एसिडिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा डियर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। एक्यूट रीनल फेलियर के केस में क्या हो जाएगा डियर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हाइपर वेंटिलेशन के केस में क्या होगा डियर? डिक्रीज CO2। और जब एसिड कम होगा तो बेस बढ़ेगा, मतलब यस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब इस क्वेश्चन में यहां पे अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की जगह रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस पूछते तो राइट आंसर ये हो जाता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूछते तो राइट आंसर ये हो जाता, यस और नो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछते तो राइट आंसर ये। तो चार कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीवियर वोमिटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलेगा, एक पॉइंट और यहाँ पे, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या एसिड बेस इंबैलेंस होता? तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिक जो है, देखिए वोमिटिंग के केस में क्या देखने को मिल रहा है? एल्केलोसिस, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? चूंकि हाइपर एमेसिस ग्रेविटेरम में भी क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है, नोजा वोमिटिंग होता है, लेकिन वोमिटिंग में तो अपन ने पढ़ा है एल्केलोसिस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? प्रेगनेंसी के टाइम पे कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से, कीटोन बॉडीज की वजह से एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं मैं। चलेगा, आगे बात करेंगे। व्हाट शुड बी एडवाइज टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ द बर्गर डिजीज? बर्गर डिजीज का मतलब होता है टाउ डिजीज मतलब डियर थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। थ्रोम्बो यानी ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस बन जाते हैं, एंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है, और ऑब्लिटरेशन का मतलब ब्लॉकेज हो जाती है। तो अपनी हाथों की और पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें थ्रोम्बस बनने की वजह से वहां पे वो ब्लॉकेज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर? यस, नीला पड़ जाएगा, हाथों के अंदर डैमेज होने लग जाएगा, और उस सिंड्रोम को अपन बोलते हैं बर्गर डिजीज, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूं। और इसको डियर, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग प्रिवेंशन यहाँ पे कर देंगे तो टाउ का रिस्क फैक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर इज स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्म इज? ब्रेन का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा होता है? तो इट इज ग्लियोमा। कौन सा होता है बच्चों? इट इज ग्लियोमा। काफी बार बता चुका हूं, आ भी चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लियोमा का मतलब क्या होता है? ग्लियल सेल का ट्यूमर। और ग्लियल सेल कौन कौन सी होती है डियर? सीएनएस के अंदर
सीएनएस के अंदर ग्लिया और पीएनएस के अंदर कौन कौन सी ग्लिया? तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल होती है, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। सीएनएस में अंदर कौन कौन सी होती है डियर? सीएनएस के अंदर बात करें तो एस्ट्रोसाइट होती है, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, एपेंडाइमल सेल होती है, और इसके अलावा डियर माइक्रोग्लिया सेल होती है। सब पढ़ चुके अपन पूरा डिटेल के साथ में। चलेगा, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज एसोसिएटेड विद, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये पढ़ा रखा है। तो याद रखिए, अपर मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कर्ड के न्यूरॉन, और लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर। तो यस डियर, तो जब भी अपर मोटर न्यूरॉन के डिसफंक्शन होंगे तो हमेशा स्टिफनेस आएगी, ठीक है डियर, याद रखिएगा, स्टिफनेस वहां पे देखने को मिलेगी, हाइपरटोनिया हो जाएगा। और जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो वहां पे हाइपोटोनिया होगा बच्चों, और साथ में फ्लैसिडनेस आएगी। क्या आएगी डियर? फ्लैसिडनेस आएगी। तो इस क्वेश्चन में लोअर मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो मसल एट्रोफी नहीं, स्टिफनेस ऑफ मसल तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लैसिड मसल पैरालिसिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलेगा, आगे बढ़ते हैं डियर। अपर मोटर का पूछते तो आंसर ही हो जाता स्टिफनेस ऑफ द मसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मोनेरोकैलीज हाइपोथेसिस इज रेफर्स टू, मोनेरोकैलीज हाइपोथेसिस है वो किससे रिलेटेड है? तो ये हाइपोथेसिस दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम में क्या पाए जाते हैं डियर? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। यस, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। यस और नो डियर, ये वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं और ये अपना जो है हाइंड ब्रेन हो गया। यस और नो डियर, फिर स्पाइनल कोड आ जाती है। तो इन वेंट्रिकल्स में क्या रहता है? सीएसएफ, और यहाँ पे क्या है डियर? ब्रेन प्लस ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई सीएसएफ हो गया, और इनकी वजह से इस क्रेनियम के दीवारों पे एक प्रेशर पड़ता है, उसे अपन कहते हैं आईसीपी। क्या कहते हैं बच्चों? आईसीपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थीसिस ये कहते हैं कि इनमें से एक भी चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर आईसीपी इंक्रीज हो जाए तो वहां पे क्या होगा? ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्रेनियम तो बढ़ने से रहा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे को वो क्या करेगी? डिप्रेस करने की कोशिश करती है। तो आईसीपी, सीएसएफ और ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स में से एक चीज क्या होगी? कंप्रेस होगी। इसी हाइपोथेसिस को मोनेरोकैलीज हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है डियर? बीपी से रिलेटेड नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव से रिलेटेड नहीं है, अजम्पशन अबाउट डिजीज से रिलेटेड नहीं है, इक्विलिब्रियम टू क्रेनियल कंटेंट, क्रेनियल कंटेंट का संतुलन से रिलेटेड है। तो इन तीनों का संतुलन बना रहना है तो तीनों को मेंटेन करना जरूरी है डियर। एक भी चीज कम या ज्यादा हुई तो वो तीनों चीजें एबनॉर्मल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मोनेरोकैलीज हाइपोथेसिस यही कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएट आफ्टर सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर, सेरेब्रल एन्यूरिज्म फट गया है, फटते ही मोस्ट कॉमन सेरेब्रल एन्यूरिज्म कहां मिलता है डियर? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन रप्चर कहां होता है? तो वो होता है डियर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर मोस्ट कॉमनली रप्चर होता है। सब पढ़ा चुका हूं। तो जैसे ही रप्चर होगा एन्यूरिज्म तो क्या होगा? तो रप्चर होते ही क्या होता है डियर? आईसीपी बढ़ता है, बट आईसीपी बढ़ने से पहले ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ना ब्रेन को, तो वहां पे डियर एक्सप्लोजिव बहुत तेज हेड सरदर्द होगा, अचानक से बहुत तेज जो है सरदर्द होगा। जैसे ही एन्यूरिज्म फटेगा उसके तुरंत बाद बहुत तेज सरदर्द होगा। उसके बाद सेकंड जो है डियर, ये सेकंड होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग जो है मोस्ट कॉमन साइन होता है आईसीपी बढ़ने का। चूंकि एन्यूरिज्म फटेगा तो वहां पे आईसीपी तो बढ़ेगा, लेकिन आईसीपी बढ़ने से पहले क्या हुआ? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी टिश्यूज को, तो वहां पे एक्सप्लोजिव हेडेक जो है, यस डियर, ऐसा लगेगा जैसे बम फट गया हो, इस तरीके का जो है हेडेक वहां पे होगा डियर। एक्सप्लोजिव की जगह कोई और टर्म भी यूज की जा सकती है, लाइक अपन बात करें स्नो स्टॉर्म, बर्फ के तूफान जैसा हेडेक होना, इस तरीके के जो है यहाँ पे टर्म यूज करी जा सकती है। तो बहुत तेज हेडेक होगा कहने का मतलब ही है, ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस, एक्सप्लोजिव या बहुत सीवियर हेडेक। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस? इनमें से कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा? तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मतलब होगा, यस डियर,
एल्केलोसिस हो रहा है यहाँ पे, यानी पीएच क्या हो रही है डियर, बढ़ रही है। तो न्यूमोनिया के केस में तो क्या होगा डियर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्योंकि क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ेगा और CO2 एसिडिक होती है। क्रोनिक किडनी डिजीज है तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एक्सेसिव एंटासिड यूज करी जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चूंकि बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा तो ये कंडीशन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कोज करेगी। और एंजाइटी और पैनिक अटैक में पर्सन क्या करेगा डियर, हाइपर वेंटिलेट करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा डियर, CO2 का लेवल डिक्रीज होगा। और CO2 यानी एसिड कम हुआ तो बेस बढ़ा, मतलब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो एसिड बेस वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, नर्सिंग फाउंडेशन में भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये पढ़ा रखा पूरे डिटेल के साथ में बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर एंजाइटी और पैनिक अटैक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुपरफास्ट नकल रिजिडिटी फीवर एंड हेडेक आर क्लासिकल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। सीधा सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, हमेशा राइट आंसर होगा रेस्टलेसनेस। ठीक है, याद रखिएगा। बट अपनी जो बुक्स वगैरह उनमें दिया हुआ है कि रेस्टलेसनेस है वो हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट साइन है, बट पेशेंट जब हो कॉन्शियस, बट अनकॉन्शियस के केस में अर्ली इंडिकेटर अपन साइनोसिस मानते हैं, बट जब अपने एग्जाम वाले इसी को मानते हैं तो राइट आंसर यही देना बच्चों। तो इसको आप भूल जाइएगा, बुक में भी कई बार जो है नहीं मानते तो नहीं मानते, कोई बात नहीं, बट जो आंसर माना जाता है उसी को टिक करिएगा। रेस्टलेसनेस इज ऑलवेज करेक्ट आंसर, आइदर पर्सन इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दैट्स इट। चलेगा, अगला क्वेश्चन है डियर, यस, मर्फी साइन जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है। यस, किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, तो अपन ने पढ़ा था एक डिजीज विच इज एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लेडर का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसका जो एक साइन होता है दैट इज नोन एज मर्फी साइन, जिसमें अपन क्या करते हैं, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाल्पेट करेंगे और डीप ब्रीथ के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे पेन होगा, दैट इज नोन एज मर्फी साइन। इमेज से दिखाता हूं, समझिएगा। तो राइट आंसर इज डी। देखिएगा यहाँ पे अपना ये गोल ब्लेडर प्रेजेंट होता है, तो गोल ब्लेडर यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आप हाथ से पाल्पेट करेंगे और पेशेंट को बोलिए डीप ब्रीथ करे, तो डीप ब्रीथ करने पे डायफ्राम नीचे जाएगा तो यहाँ पे पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, कोलिसिस्टाइटिस हो रखा है। दिस साइन इज नोन एज मर्फी साइन। अगला क्वेश्चन, केमिकल बर्न ऑफ आई इज ट्रीटेड विद, तो बर्न के आई के अंदर केमिकल गिर गया है, कुछ भी केमिकल गिर गया तो हमेशा केमिकल इंजरी के अंदर, आई के अंदर इरिगेशन पढ़ा दिया मैंने भाई, प्रोसीजर्स में पढ़ा दिया पूरा का पूरा, आई डिसऑर्डर्स अपन पढ़ चुके हैं, आई के सारे प्रोसीजर्स पढ़ चुके हैं, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी ESIC में हमेशा एक क्वेश्चन आई से रिलेटेड आता डियर। तो आई के अंदर जो है स्टेराइल वाटर से इरिगेशन वहां पे करते हैं, किससे करेंगे डियर, स्टेराइल वाटर से। ऑप्शन में नहीं होता तो आरएल यहाँ पे चॉइस हो जाता, रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन से कर सकते थे, दैट्स इट। चलेगा, नेक्स्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट ए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनमें से कौन सी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो राइट एटीन्यूएटेड वैक्सीन यहाँ पे BCG लाइव है, OPV जिसे अपन क्या बोले, साबिन, IPV को क्या बोलते हैं डियर, IPV को साल्क बोलते हैं, IPV को क्या बोलते हैं, साल्क कहा जाता है, और OPV को बोलते हैं साबिन। तो याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, ओसामा बिन, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ मतलब OPV और सा और बिन, सा बिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सा बिन, बीच में से माँ हटा दो, ओसामा में से माँ हटा दो तो OPV जो है साबिन कहलाती है, बस ऐसे याद हो जाएगा, छोटी सी ट्रिक है, मेरी बनाई हुई है। चलेगा, तो OPV इज साबिन एंड IPV इज साल्क। MMR ये भी लाइव वैक्सीन है, टिटनेस जो है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा टॉक्सॉइड। और ESIC का फेवरेट क्वेश्चन है, वैक्सीन से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है, और वैक्सीन पे डिटेल वीडियो अपन पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, यस और नो। चलेगा, बात करेंगे डियर, राइट आंसर इज डी। कुछ समझते हैं लाइव वैक्सीन के लिए, मैं एक ट्रिक बताता हूं, रोम इज माई बेस्ट प्लेस
टू ईट चिकन रोटी। रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू ईट चिकन रोटी। तो नाम हो जाएंगे आर से रूबेला, ओ से ओपीवी यानी साबिन, एम से मीजल्स, ई से एपिडेमिक टाइफस, आई एस से इन्फ्लुएंजा स्प्रे, इन्फ्लुएंजा नेजल स्प्रे। यस डियर, इन्फ्लुएंजा अगर शॉट लगाया जाएगा, इंजेक्टेबल है तो वो किल्ड होगी। इन्फ्लुएंजा, फिर से बोल रहा हूं, आई एस मतलब इन्फ्लुएंजा स्प्रे वो है लाइव, और इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेबल है वो किल्ड है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एम मतलब मम्स, वाई मतलब येलो फीवर, बी मतलब बीसीजी, प्लेस मतलब प्लेग, टू ईट, टी टू ईट, टू मतलब ओरल, टू मतलब ओरल, और टी मतलब हो गया डियर कौन सा, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड ओरल है, ट्रिक में ओ आ रहा मतलब ओरल है, वो लाइव है, और टाइफॉइड की इंजेक्टेबल है वो किल्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। और चिकन C4 हो जाएगा डियर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन क्या होगी, पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो गई। यस, और रोटी मतलब रोटा वायरस, रोटी मतलब रोटा वायरस। अब आप कहेंगे कि ट्रिक में एमएमआर तो आया नहीं, एमएमआर आ गया भैया, एमएमआर MMR, मीजल मम्स रूबेला। तो एमएमआर वैक्सीन भी कैसी है, लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। बाकी टॉक्सोइड दो होते हैं, टिटनस और डिप्थीरिया, बाकी सभी जो बच गई वो कौन सी किल्ड होती है। चलेगा आगे बातें पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। यस बच्चों, फ्यूरोसेमाइड यानी कि लेसिक्स, लेसिक्स एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द लूपो, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करती है। तो लेसिक्स है, ये कैसी है डियर, लूप डायूरेटिक है, तो ये लूप ऑफ हेनले पे ही काम करती है। बट लूप ऑफ हेनले की देखिएगा डियर, ये बात करें अपन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ये पीसीटी, पीसीटी से देखो ये मोटी ब्रांच, फिर ये पतली हो जाती है, फिर पतली ब्रांच ऊपर जा रही है, फिर ये फिर से मोटी हो जाती है, फिर ये डीसीटी। तो किस ब्रांच पे काम करती है, पहला ऑप्शन है थिक डिसेंडिंग, तो पहला ऑप्शन ए, क्या यहां काम करती है, बी थिन डिसेंडिंग, बी ऑप्शन ये, क्या यहां काम करते हैं, तीसरा सी थिक असेंडिंग, ये हो गया सी, और डी थिन असेंडिंग, ये हो गया डी। कहां पे काम करती है बच्चों, लूप ऑफ हेनले के किस पार्ट पे ये काम करती है। तो याद रखिएगा फ्यूरोसेमाइड है वो सी यानी कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। तो राइट आंसर इज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। चलेगा नेक्स्ट, Why is the necessary to remix to remove dark color nail paint before the surgery? सर्जरी से पहले अगर नेल पेंट लगा हुआ है, फीमेल है अक्सर लगाती है नेल पेंट, तो क्यों लगाया, क्यों हटाना जरूरी है। तो सर्जरी के दौरान हाइपोक्सिया को मॉनिटर करने के लिए, सैचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए नेल को देखा जाता है डियर, पेरिफेरल साइनोसिस देखा जाता है डियर। तो यहाँ पे याद रखिएगा नेल पेंट को क्यों हटाया जाता है, इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल नहीं, नेल पेंट केमिकल एजेंट विच इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्न इंजरी नहीं, नेल पेंट डिक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन नहीं, नेल पेंट इंटरफेयर विद डिटेक्शन ऑफ कैपिलरी रिफिलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस और नो डियर। एक क्वेश्चन और आता है आपके साइकेट्रिक में, अपन पढ़ते हैं ईसीटी के दौरान, ईसीटी, ईसीटी लगाई जाती है डिप्रेशन के अंदर लगाते हैं अपन, तो जब ईसीटी क्रॉनिक डिप्रेशन होता है तो ईसीटी दी जाती है। तो डिप्रेशन के केस में जब ईसीटी लगाते हैं, तो अगर महिला ने नेल पेंट सॉरी लिप क्या लगाते हैं लिप्स के ऊपर, लिपस्टिक लगा रखी है, तो लिपस्टिक को रिमूव किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे ईसीटी के केस में जो साइनोसिस है वो लिप्स के द्वारा अपन मॉनिटर करते हैं, तो वहां पे लिप साइनोसिस देखते हैं। और यहाँ पे सर्जरी वगैरह में जो है शॉक की कंडीशन तो डेवलप नहीं होगी, इसलिए नेल कैपिलरी परफ्यूजन यहाँ पे देखते हैं, तो नेल के द्वारा अपन उसको असेस करते हैं। तो याद रखिएगा सर्जरी के केस में शोक हो सकता है, तो शोक को पहचानने के लिए अपन पेरिफेरल साइनोसिस देखते हैं, जबकि ईसीटी में सेंट्रल साइनोसिस देखा जाता है लिप्स के द्वारा। चलेगा अगला क्वेश्चन। यस, ऑल आर क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन एक्सेप्ट, इनमें सभी क्रिस्टलोइड है एक को छोड़ करके। तो क्रिस्टलोइड और कोलोइड दो प्रकार के होते हैं, तो ये तीनों जो है वो क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड होल ब्लड ये सभी क्या है डियर, ये कोलोइड है, कोलोइड के एग्जाम्पल होते हैं। और क्रिस्टलोइड है वो तीन टाइप के होते हैं डियर,
यस, कौन कौन से? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, यानी इसको बोल सकते हैं आइसोटोनिक, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल नॉर्मल सलाइन 0.9%, डेक्सट्रोज 5%, आरएल, ये सभी क्या है डियर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा एनएस से ज्यादा हो जाए, यानी डीएनएस, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। डी 10% है वो भी हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक हो जाएगा 0.45% एनएस, इसके अलावा डियर 2.5% डेक्सट्रोज, ये सभी क्या डियर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट। एक 55 साल का ओल्ड पेशेंट है, एडमिटेड है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में, जिसको प्रेशर अल्सर हो गया है, यानी डिक्यूबिटस अल्सर हो गया। असेसमेंट में नर्स ने पता किया कि उसकी बोन विजिबल है, बोन विजिबल है, दिखाई दे रही है बोन। तो ये किस तरीके का पेप्टिक अल्सर, कौन सी स्टेज का है? तो जब भी बोन दिखने लग जाती है तो वो डियर 4 स्टेज का जो है प्रेशर अल्सर होता है। तो बर्न और प्रेशर अल्सर दोनों में याद रखिएगा, जल जाए या फिर प्रेशर अल्सर हो जाए तो केवल एपिडर्मिस डैमेज हुई है तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हो गई तो सेकंड डिग्री की बात करेंगे। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा जी? सबक्यूटेनियस टिश्यू। और फोर्थ डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा डियर? बोन्स वगैरह भी एक्सपोज हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द वैक्सीन दैट फॉर्म्स ब्लिस्टर एंड लीव परमानेंट स्कार इन द बेबीज, इनमें से कौन सी जो है वैक्सीन परमानेंट स्कार दे देती है? तो देखिएगा लेफ्ट आर्म पे अपनी जो है इंट्राडर्मल लगती है, विच इज बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन है वो परमानेंट स्कार यहाँ पे दे देती, परमानेंट ब्लिस्टर का फॉर्मेशन। ब्लिस्टर नहीं बोल के, इसको ब्लिस्टर नहीं बोल करके वेसिकल बोलेंगे, वेसिकल, ठीक है डियर। वेसिकल होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर और ब्लिस्टर होता है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो ब्लिस्टर जो है ये भी फ्लूइड फिल्ड है और वेसिकल है वो भी फ्लूइड फिल्ड है। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा द वैक्सीन दैट फॉर्म वेसिकल एंड लीव परमानेंट स्कार इन द बेबी। तो लेफ्ट आर्म पे, अपर आर्म पे लगती है, पूरा अपन वैक्सीनेशन शेड्यूल पढ़ाया जा चुका है सौरभ सर के द्वारा। तो उसमें जो है बीसीजी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिजीज कौन सी है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ देती है, तो डिजीज होती है मीजल्स, गलत बोल रहा हूँ, वो होती है डियर चिकन पॉक्स, जो है अपन पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के केस में, मीजल्स के केस में परमानेंट स्कार वहां पे बन जाते हैं। चलेगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी। नेक्स्ट। यस, यूज नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हैज टू बी डिस्कार्डेड इन। यूज्ड एनजी ट्यूब है उसे किस बीन के अंदर डिस्कार्ड करना पड़ेगा? तो जितने भी प्लास्टिक कंटेनर है, वो प्लास्टिक आइटम वो किस में करते हैं? ये रेड बैग के अंदर अपन डालते हैं। बाकी बायोमेडिकल वेस्ट है वो सुनील जी सर ने जो है डिटेल से पढ़ा रखा है, रेफर कीजिएगा। चलेगा, बाकी अपन को पता ही है जो भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है वो येलो में पढ़ते थे। ब्लू है वो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, निडिल वगैरह के लिए आजकल व्हाइट बैग यूज होता है तो वो यूज किया जाता है। ब्लैक बैग के अंदर जो है नॉन इन्फेक्टेड जो सब्सटेंस है वो यूज करे जाते हैं। चलेगा, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है डियर, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज। इस इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है और ये सीजर कौन सी है? तो दिस इज एपिजियोटोमी। यस, दिस इज एपिजियोटोमी सीजर। कोड कटिंग सीजर होती है वो आगे से ऐसे तोते की नाक की तरह तीखी होती है। आप गूगल करके देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सर्च कर लीजिएगा इसको, ठीक है डियर। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी फोंटेनल्स या सॉफ्ट स्पॉट फाउंड ऑन द न्यूबॉर्न स्कल एट बर्थ? न्यूबॉर्न स्कल में कितने सॉफ्ट स्पॉट पाए जाते हैं? तो यस डियर, टोटल 4 प्रकार के 6 स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें एक आगे वाला ब्रेगमा, एक पीछे वाला लेमडा, 2 एंटीरियो लेटरल और 2 पोस्टीरियो लेटरल। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फोंटेनल जो है पाए जाते हैं डियर। इमेज से दिखाता हूं कौन कौन से होते हैं डियर। इमेज में देखते हैं अपन, तो ऊपर से देखें तो ये एंटीरियर साइड में ब्रेगमा कहलाता है और जो पोस्टीरियर साइड में ट्रायंगुलर शेप वो लेमडा कहलाता है। फिर लेटरल की बात करें तो ये आगे यहाँ पे हो गया, यस दिस इज द एंटीरियो लेटरल, इसे स्फिनोइड फोंटेनल भी कहते हैं। और पीछे की तरफ में जो ये हो गया डियर पोस्टीरियर लेटरल फोंटेनल, ये भी 2 होते हैं और इसे जो है मेस्टोइड फोंटेनल के नाम से जाना जाएगा। तो टोटल कितने फोंटेनल हो गए डियर? टोटल 6 फोंटेनल हो गए, 1 2 और 3 और 1 उधर 4 और 5 और 1 उस साइड में
6, तो 6 वेंट्रिकल हो गए। सबसे लास्ट में क्लोज जो है ये होता है और सबसे पहले क्लोज है वो ये होता है बच्चों। ठीक है, पढ़ चुके इसके बारे में पूरा डिटेल से चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक नर्स जो है केयर कर रही है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की, एक नर्स केयर कर रही है, एक्सीडेंटली अचानक से निडल स्टिक इंजरी हो गई। एचआईवी पेशेंट की केयर कर रही है और एचआईवी को जो इंजेक्शन लगाया था वो खुद को भी चुभ गया है बाद में। ठीक है, और चूंकि आपको पता है एचआईवी ब्लड से फैलता है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन, तुरंत क्या करना चाहिए नर्स को, क्या करना चाहिए। ठीक है डियर, तो ऑप्शन है अपने पास, स्क्वीज द वुंड टू ब्लीड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चुभ गई तो इसे स्क्वीज करो ताकि ब्लड बाहर निकल जाए, क्या ऐसा करना चाहिए। दूसरा, वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन विद सोप एंड रिंस, सोप से उसे जितना ज्यादा देर तक आप घिसते रहिए फिर उसके बाद में उसे वॉश कर लीजिए। अगला ऑप्शन, यूज ब्लीच और एल्कोहल क्लीन द वुंड, ब्लीच या एल्कोहल का यूज करके वुंड को जहां पे निडल चुभी है वहां पे क्लीन करें। अगला, पुट द प्रिक्ड फिंगर इन द माउथ, जहां पे जिस जगह खाया उसको माउथ में जैसे अपन सक करते हैं ना वैसे करना चाहिए। तो इनमें से क्या आंसर है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। दूसरा, स्क्वीज द वुंड, वुंड को स्क्वीज करेंगे तो जल्दी से वो सर्कुलेट होगा अगर वो मान लीजिए ब्लड में गया है। अगला, ये भी नहीं करना है। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा वॉश द सराउंडिंग विद सोप एंड रिंस, सोप से उसे वॉश करिए बहुत देर तक और उसे रिंस करना पड़ेगा डियर। बाकी अल्कोहल वगैरह से एचआईवी का जो वायरस है वो मरता नहीं है, तो इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा बच्चों। तो राइट आंसर इज बी। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट ये कर लिया, मान लीजिए आपने ये कर लिया, करने के बाद में क्या करना है डियर, तो यस रिपोर्ट करनी है। ठीक है, रिपोर्ट करके क्या होगा डियर यहाँ पे, यस आइडेंटिफिकेशन एंड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, आइडेंटिफिकेशन है एआरटी थेरेपी स्टार्ट करी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन में टेस्ट करेंगे और यस डियर निडल स्टिक इंजरी में एआरटी मस्ट बी स्टार्टेड विदिन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट एज सून एज पॉसिबल, ये डियर ऑप्शन में मान लीजिए ये आ गया एज सून एज पॉसिबल, तो राइट आंसर ये देंगे। मान लीजिए एक आ गया कि निडल स्टिक इंजरी हो गई है, एक बार आया भी हुआ ये क्वेश्चन, निडल स्टिक इंजरी हुई है तो एआरटी थेरेपी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो यस ऑप्शन में था, मान लीजिए पहला ऑप्शन था एज सून एज पॉसिबल, दूसरा 28 घंटे, तीसरा 48 घंटे, चौथा 72, और सब पढ़ के रट के जाते हैं कि 72 घंटे, सब ने 72 घंटे टिक किया, सभी का गलत हो गया। क्यों, क्योंकि राइट आंसर होगा एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। 72 घंटे तो लास्ट लिमिट है भैया, उससे पहले करिए ना, यस और नो, तो राइट आंसर इज दिस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द नॉर्मल सीवीपी, नॉर्मल सीवीपी कितना होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यस डियर कितना होता है नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 2 से लेकर के 8 mm ऑफ Hg। मोर स्पेसिफिक बात करें तो 3 to 6 mm ऑफ Hg जो है नॉर्मल सीवीपी होता है बच्चों, पढ़ चुके अपन यहाँ पे 3 to 6। इसके अलावा सीवीपी ये तो mmHg में है, बट mmHg बराबर 1.35 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है, यस और नो। तो सेंटीमीटर ऑफ H2O में बात करें तो यस डियर, तो इसको सेंटीमीटर ऑफ H2O में बात करें तो 1.35 से गुणा करेंगे तो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O राइट आंसर होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो अपना हो जाएगा कौन सा डियर, यस 2 से 6 वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 से 6 होता तो वो भी राइट आंसर होता, ठीक है, और 3 से 8 होता तो भी वो राइट आंसर होता, लेकिन 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछते तो ये राइट आंसर हो जाता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, रट के मत जाना, यूनिट पे जरूर आपको ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी। ओके बच्चों, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट लंबी सी चोंच वाली जो इंस्ट्रूमेंट है इसे क्या बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज यस चिटेल फॉरसेप्स, चिटेल फॉरसेप्स के नाम से जाना जाता है। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट वगैरह को होल्ड करके निकालने डालने के लिए इसको यूज किया जाता है, और इसे जो है जब यूज नहीं होती है या यूज करने के बिटवीन साइडेक्स जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर रखा जाता है डियर। कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं, साइडेक्स सॉल्यूशन के अंदर इसको रखा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following spinal nerve root is responsible for
नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स के लिए कौन सा स्पाइनल नर्व रूट रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज एग्जांपल ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स में मैंने पढ़ा है आपको डियर, ट्राइसेप्स बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ब्रेकियोसेफेलिक रिफ्लेक्स, इसके अलावा नी रिफ्लेक्स यानी कि पेटलर रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स। तो पेटलर या नी रिफ्लेक्स के अंदर डियर यस कौन सा काम आएगा? रूट L2 L3 एंड L4, और दोनों ऑप्शन में हो तो ये चॉइस देना आपको L2 L3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? L2 एंड L3। L4 है बट L5 नहीं है, तो गलत आंसर हो जाएगा। ये सुनो, बाकी सैक्रल तो ये यूज ही नहीं होंगे। ठीक है डियर, सैक्रल वाले यूज कहाँ होते हैं डियर? S1 S2 किस में यूज होंगे? एंकल रिफ्लेक्स में यूज होता है बच्चों। तो राइट आंसर इज L2 एंड L3। जैसा कि इस इमेज के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज रिफ्लेक्स हैमर। रिफ्लेक्स हैमर से इस टेंडन पे मारेंगे, तो टेंडन पे अपन हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डियर? L2 L3 L4 के द्वारा इंपल्स आएगी जो कि मसल को कॉन्स्टिट करेगी और लेग ऊपर की तरफ जाएगा। पूरे डिटेल से अपन इसको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है हाइपर हाइपो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल ये याद रखिए L2 L3 L4। इसमें मसल जो काम आती है वो होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। कौन सी मसल डियर? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है यहाँ पे मसल यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन? फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है डियर? तो सबको पता है काऊ पॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डेवलप जो है सबसे पहले किया गया था। यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि 1920 में यस डेवलप हुई थी। क्वेश्चन आता है भी 1920 में डेवलप हुई थी, और इस सोसाइटी के फाउंडर कौन है? हेनरी डुरेंट। हेनरी डुरेंट इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट? इनमें से कौन सा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर शामिल नहीं है? पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ आउटा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। समझते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट जो है उसके अंदर 4 कंडीशन डेवलप होती है डियर। पहला हो गया राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दूसरा क्या हो जाएगा डियर? ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, इसके अलावा पल्मोनिक वाल है उसमें स्टीनोसिस डेवलप हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है PROVE। तो P फॉर पल्मोनिक वाल्व स्टीनोसिस, R4 यस R4 क्या हो जाएगा डियर? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, O फॉर ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, और VE4 हो जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यस और नो डियर? तो याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिए, प्रूव ट्रिक याद रखना, PROVE। दीज आर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यस और नो? चलेगा डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंडेजिंग ऑफ लोअर लेग। लोअर लेग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम, लोअर लेग में इंजरी हो जाए, लोअर लेग में इंजरी हो जाए तो बैंडेजिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? एंकल से स्टार्ट करेंगे, दूसरा फुट से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तीसरा नी से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, चौथा उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करनी है? तो याद रखिएगा लोअर लेग की बैंडेजिंग हमेशा फुट से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है डियर, याद रखिएगा कहां से स्टार्ट करेंगे? फुट से स्टार्ट अपन करेंगे, उंगलियों को जो है छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। यस और नो? राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन देख पा रहे हैं बच्चों? इसका उल्टा होता तो वो ट्रेडलेनबर्ग होती, लेकिन ये क्या है डियर? रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर इज सी, रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन सी ब्लड सेल जो है इनमें से रिस्पॉन्सिबल होती है? तो याद रखिएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कौन सी होगी डियर? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और इसके लिए डियर टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसे अपन कह सकते हैं डियर ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बी लिम्फोसाइट। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, और प्लाज्मा सेल के कैंसर को प्लाज्मोसाइटोमा कहा जाता है, मल्टीपल माइलोमा
कहा जाता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन देखने को मिलती है, बेंस जोन्स प्रोटीन, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसके लिए राइट आता, एंटीबॉडी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेज है, ये क्या करती है डियर, ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं, चलेगा। तो राइट आंसर इज बी। तो देखिएगा, बी लिम्फोसाइड ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइड सेल मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, जिसमें CD4 CD8 सेल आती है। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज फैगोसाइटिक इम्यूनिटी करती है। यस और नो, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स कॉमा पेशेंट फॉल फ्रॉम द बेड। पेशेंट कहां से गिर गया, बेड से गिर गया, नर्स नहीं है वहां पे, और पेशेंट किससे गिर गया बच्चों, बेड से गिर गया। ये इंजरी है, इनमें से किससे बिलोंग करती है? क्या इस तरीके की इंजरी को बैटरी कहेंगे, क्या नेग्लिजेंस कहेंगे, क्या टोर्ट कहेंगे, क्या नन, या इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा डियर, तो इस तरीके की इंजरी को अपन कहेंगे डियर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्यों कहा इसे, सोचेगा, लॉजिक लगाएगा। नेग्लिजेंस का मतलब नकारना, यानी नेग्लिजेंस का मतलब गलती करना जानबूझ करके, ठीक है डियर। इन द एब्सेंस ऑफ नर्स, तो एब्सेंस, नर्स की एब्सेंस में देखिए, हो सकता है अपन पढ़ते हैं कि 10:1 नर्स पेशेंट रेशियो नॉर्मली इंडिया के अंदर होता है, 1:1 होना चाहिए आइडियल, जो कि नहीं हो पाता है। एक नर्स जो है 8-10 बेड पे काम करती है, तो पॉसिबल नहीं है हर पेशेंट के पास नर्स एनी टाइम खड़ी रहे। यस और नो, तो वहां से तो जाएगी जाएगी, उस दौरान पेशेंट गिर गया, लेकिन नर्स को क्या करना चाहिए, जो पेशेंट रिस्क पे है कि वो गिर सकता है, उस पेशेंट में साइड रेल खड़ी कर दीजिए। यस और नो, तो नर्स ने साइड रेल नहीं खड़ी करी, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यस और नो डियर, इस वजह से पेशेंट गिर गया। तो ये किस तरीके की इंजरी में आती है, नेग्लिजेंस के अंदर आती है। बैटरी का मतलब होता है अनइंटेंशनल टच करना बिना पेशेंट की परमिशन के, ठीक है। टोर्ट का मतलब हार्म करना पेशेंट को, चलेगा। बाकी ये सभी आप पढ़ चुके हैं साइकेट्रिक के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डियर, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रिफर्ड रादर देन एपिकल पल्स। एपिकल पल्स के नहीं लेकर के डिस्टल पल्स इनमें से किस दौरान लेंगे? तो जब डिस्टल पल्स देखी जाती है तो वो हमेशा शोक को आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला, सर्जरी के दौरान भी शोक को देखने के लिए अपन साइनोसिस देखते हैं ना, ऐसे ही पल्स भी अपन कौन सी देंगे, डिस्टल। तो अगर कोई पेशेंट शोक में गया है तो डिस्टल पल्स वहां पे क्या होगी डियर, एब्सेंट होगी या डिमिनिश्ड होगी। तो यहाँ पे डियर शोक की कंडीशन में हमेशा डिस्टल पल्स जो है प्रिफर्ड रहती है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको कीपिंग करना किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन है पेशेंट की खुद की, तो ये तो नहीं होगी भाई, पेशेंट की जिम्मेदारी थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अगला डायरेक्टर की, डॉक्टर की, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ये जिम्मेदारी होती है बच्चों, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमसे स्केल। रेमसे स्केल का यूज जो है किसके असेसमेंट में करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सेडेशन को देखने के लिए अपन कौन सी स्केल का यूज करेंगे डियर, रेमसे स्केल का यूज करते हैं। पेन के लिए अपन कौन सी स्केल देखते हैं डियर बच्चों में, चाइल्ड के अंदर वोंग बेकर स्केल देखते हैं। कौन सी डियर, वोंग बेकर फेस वाली स्केल। एक आपने स्केल देखी होगी ना, हंसता हुआ चेहरा, फिर कम हंसता हुआ, कम हंसता हुआ, फिर रोता हुआ चेहरा, यस और नो। तो वो बच्चों में वोंग बेकर स्केल जो है देखी जाती है। बड़े लोगों के अंदर, एडल्ट के अंदर जो पेन के लिए है, एडल्ट के अंदर क्या देखेंगे डियर, विजुअल एनालॉग स्केल, VAS स्केल यूज करते हैं। इसमें नंबर्स होते हैं 1 से 10 तक, विजुअल एनालॉग स्केल इसे कहा जाता है। तो ये यूज करते हैं। तो सेडेशन के लिए अपन रामसे स्केल, और पेन के लिए वोंग बेकर स्केल और VAS स्केल अपन यूज करते हैं डियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमिक कैटगट, क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम। क्रोमिक कैटगट का या सूचर जो होते हैं स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन टाइम, ये सेल्फ एब्जॉर्प्शन वाले सूचर होते हैं, इनका जो है एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? तो देखिए, सूचर मेनली 2 टाइप के पढ़ते हैं अपन, एक तो प्लेन सूचर पढ़ते हैं। तो प्लेन सूचर का होता है 14 डेज, प्लेन सूचर, और क्रोमिक वाले का होगा डियर 90 डेज। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्रोमिक कैटगट
90 डेज। बाकी सूचर जो है पूरे के पूरे आपको पढ़ाए जा चुके हैं फाउंडेशन के अंदर। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, in laparoscopy procedure, gases is used for the inflation of abdominal wall. Abdominal wall को लेप्रोस्कोपी में पढ़ा चुका हूं। कहां पे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डिटेल से बेहतरीन तरीके से अपन इस प्रोसीजर को पढ़ चुके हैं। और लेप्रोस्कोपी करते टाइम पे कौन सी गैस डालते हैं बच्चों? तो वहां पे डालते हैं CO2 गैस। और CO2 गैस डालने को अपन इनसफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इट इज ऑल्सो नोन एज इनसफ्लेशन। ठीक है बच्चों, राइट आंसर इज CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पल्मोनरी वेज प्रेशर कितना होता है? पल्मोनरी वेज प्रेशर का मतलब हो गया डियर, यस, जैसे कि बात करें लंग्स के अंदर, देखो लंग्स के अंदर बात करें कैपिलरी में प्रेशर, लंग्स के अंदर कैपिलरी में प्रेशर है वो पल्मोनरी वेज प्रेशर कहलाता है बच्चों। तो देखिए लंग्स के अंदर बात करते हैं अपन हार्ट, तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि कहां पे जाएगी डियर? लंग्स को सप्लाई करती है। लंग्स में होती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई का 70% हिस्सा कवर्ड होता है कैपिलरी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अपन पढ़ चुके हैं 25/10 mm of Hg। और इसका मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो कितना होता है? 15 mm of Hg होता है। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रेशर जब आगे आएगा कैपिलरी में, इसे कहेंगे अपन पल्मोनरी वेज प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है वो होता है 4 से 12 mm of Hg। और इन दोनों प्रेशर को नापने के लिए स्वानगंज कैथेटर का यूज किया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो राइट आंसर इज 4 to 12 mm of Hg। चलेगा, अगला क्वेश्चन बच्चों, A is the correct answer. During which week does the fetal heart begin to pump? फिटस का हार्ट किस वीक के ऊपर पंप करना स्टार्ट कर देता है? यस डियर, पंपिंग कब स्टार्ट हो जाती है? तो फिटल की मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रखी है, फिटल हार्ट की। तो मैंने बताया था 18वें दिन से समवॉट जो है हार्ट का फॉर्मेशन 2 ट्यूब के रूप में होने लग जाता है। और पंपिंग है वो लगभग 22वें दिन जो है पंपिंग स्टार्ट कर देता है बच्चों। तो 22वें वीक का मतलब हो गया 3 वीक, लगभग 22वें दिन मतलब 3 वीक। तो तीसरे वीक से जो है राइट आंसर इसका 3rd वीक जो है राइट आंसर। चलेगा, तो अर्लीस्ट फंक्शनल ऑर्गन भी कौन होता है? हार्ट ही होता है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकिया? ओबीजी के अंदर अपन पढ़ते हैं लोकिया क्या होता है? तो पोस्टपार्टम के दौरान, यस, डिलीवरी होने के बाद जो सिक्रेशन होते हैं, लोकिया रब्रा आपने पढ़े होंगे, तो वो होते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर पोस्टपार्टम इज नोन एज लोकिया। सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन फॉर इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन में कितने टाइम लगते हैं? तो यस डियर, 7 to 10 डेज जो है फर्टिलाइजेशन के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चों। चलेगा, अगला क्वेश्चन, which term best describe the process where the fetal skull bone overrides and overlap each other during the labor delivery? लेबर या डिलीवरी के दौरान फिटस की जो स्कल होती है वो आपस में एक दूसरे की तरफ चढ़ जाती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्ड होने को कहेंगे मोल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन आता है डियर, याद रखिएगा। चलेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, व्हाट इज द स्पाल्डिंग साइन? स्पाल्डिंग साइन क्या है डियर? तो स्पाल्डिंग साइन होता है डियर, यस, ये एक साइन है जो कि यूएसजी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा? यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने को मिलता है। इफ फीटस इज डेड, यानी कि इंट्रा यूटराइन डेथ हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है बच्चे की, तो अगले इंट्रा यूट्राइन डेथ होने के 2 से 3 दिन के बाद में फीटस की बोन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। यस, क्रेनियल बोन ओवरलैप। तो ये क्या कहलाता है डियर? स्पाल्डिंग साइन कहलाता है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, लेबर के दौरान भी ओवरलैप होती है, वो नॉर्मल है और वो मोल्डिंग कहलाती है। और आईयूडी के दौरान क्या हो जाता है डियर? डेथ होने के बाद भी वो ओवरलैप हो जाती है, बट वो स्पाल्डिंग कहलाता है। तो मोल्डिंग एंड स्पाल्डिंग दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर, सुपर फास्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। ड्यूरिंग कोल्पोस्कोपी
तो कोल्पोस्कोपी क्या है डियर? विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स का विजुअलाइजेशन करना ही क्या कहलाएगा? कोल्पोस्कोपी कहलाता है। और कोल्पोस्कोपी के दौरान अपन कॉस्को स्पेकुलम का यूज करते हैं, जिसके द्वारा वेजाइना को डायलेट किया जाता है। देन आफ्टर कोल्पोस्कोप के द्वारा उसे देखा जाता है। देखने से पहले एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन जो है अप्लाई किया जाता है? तो वो एक नॉर्मल विनेगर होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलेगा अगला क्वेश्चन डियर। Which station is obstetrics represent the presenting part of the baby at the level of ischial spine? देखिएगा डियर, अपन बात करें यहाँ पे तो ये हो गया, यस, ischial spine की बात करें तो ये हो गया ischial spine। ठीक है, ये ischial spine हो गया। तो ischial spine के लेवल पे अगर बेबी का हेड आ जाता है, बेबी का हेड जो है, बच्चे का हेड ischial spine के लेवल पे दिखाई देना स्टार्ट हो गया, तो ये कौन सा स्टेशन कहलाएगा? तो ischial spine पे जब भी हेड प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा तो उसे अपन कहेंगे स्टेशन 0। क्या कहेंगे बच्चों? स्टेशन 0। इससे ऊपर माइनस स्टेशन होंगे, -1, -2, और इससे नीचे अगर हेड आता है तो +1, +2, +3, +4 इस तरीके से कहलाएगा। और जब हेड विजिबल होता है तो वो +4 कहलाता है। हेड जब दिखने लग जाता है वेजाइना के थ्रू तो उसे +4 स्टेशन कहा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज क्राउनिंग। तो स्टेशन 0 का मतलब हो गया ischial स्पाइन पे हेड आ गया, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ischial स्पाइन पे आ गया है, मतलब स्टेशन 0 पे आ गया। अब स्टेशन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ता बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 0। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ऑब्स्टेटिक में विच स्टेशन वुड द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी कंसिडर्ड क्राउनिंग? क्राउनिंग का मतलब क्या होता है डियर? हेड जो है विजिबल होने लग जाए थ्रू द सर्विक्स और वेजाइना, तो उस कंडीशन को अपन क्राउनिंग कहते हैं। और क्राउनिंग कब होगी? जब बच्चे का हेड +4 स्टेशन पे आ जाएगा। कब आ जाएगा बच्चों? +4 स्टेशन पे क्राउनिंग जो है दिखती है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड लाइकली हैव ए लोअर पर्ल इंडेक्स? लोअर पर्ल इंडेक्स किसमें देखने को मिलती है? तो पर्ल इंडेक्स जो है ये क्या है बच्चों? तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए किया जाता है। इफेक्टिवनेस मींस कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क है, सॉरी किसमें कम रिस्क है प्रेगनेंसी होने का। तो ये देखिए, स्पर्मिसाइड्स, डायफ्राम, हार्मोनल इम्प्लांट और कॉन्डोम्स, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क, इन सभी में सबसे ज्यादा रिस्क किसमें? कॉन्डोम्स के केस में होता है। हो सकता है कॉन्डोम रप्चर हो जाए, हो सकता है स्प्लिट हो जाए वहां से। तो यहाँ पे सब इन सभी में देखा जाए, तुलना करी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है प्रेगनेंसी होने का। हालांकि ये बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, बट इनकी तुलना में सबसे जो है रिस्क इसका होता है, कॉन्डोम्स का। ठीक है डियर, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पर्ल इंडेक्स अपन यहाँ पे देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं डियर। तो लोअर पर्ल इंडेक्स इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कॉपर टी 380A? 380A कॉपर टी होती है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों? तो यस, 10 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 10 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द एब्रीविएशन हेल्प सिंड्रोम, हेल्प स्टैंड फॉर, तो हेल्प जो है ये देखने को मिलता है डियर किसके अंदर? प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया के केस में। प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इस केस के अंदर हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। हेल्प का एब्रीविएशन है तो H4 हो जाएगा डियर हीमोलाइसिस। EL का मतलब देखो हेल्प, HEL और LP, तो 3 वर्ड हो गए यहाँ पे। तो H का मतलब हो गया हीमोलाइसिस, आरबीसी टूटेगी। E का मतलब हो जाएगा डियर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, SGPT SGOT का लेवल बढ़ जाएगा। और LP का मतलब हो जाएगा लो प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा डियर? लो हो जाता है, इसे कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज यस, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। अगर आप वैसे देखोगे हेल्प से तो इसमें भी H आता है, इसमें भी EL आता है, इसमें भी LP आता है, तो इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। राइट आंसर याद ही रखना पड़ेगा, हेमोलाइसिस, लीवर एंजाइम बढ़ जाना, प्लेटलेट कम हो जाना, दैट्स इट। चलेगा अगला क्वेश्चन,
B is the correct answer. And the torch infection is associated with the classical blueberry muffin rashes of newborn is known as. ब्लूबेरी मफिन, मफिन देखा होगा जो कपकेक टाइप के आते हैं, उनमें ब्लूबेरीज लगी हो, तो इसी तरीके के ब्लूबेरीज जैसे स्पॉट बच्चे के चेहरे के ऊपर बन जाना, यस डियर, ये कौन से टॉर्च इन्फेक्शन का साइन है? तो टॉर्च इन्फेक्शन का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यस और नो डियर? तो T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस और H फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, अदर में सिफिलिस वगैरह आते हैं। तो यस, तो ब्लूबेरी मफिन है वो रूबेला के केस में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कौन सा टॉर्च इन्फेक्शन सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी से रिलेटेड है? रेटिना, जैसे रेटिना जो होती है ना, ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नमक और काली मिर्च छिड़क दी हो, सॉल्ट एंड पेपर, उस तरीके का पैटर्न। देखिए इसमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे नमक के दाने पड़े हो। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न किसमें देखने को मिलता है डियर? अगेन इट इज करेक्ट आंसर रूबेला। सॉल्ट पेपर रेटिनोपैथी किसमें देखने को मिलेगी? रूबेला के केस में ही देखने को मिलती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस डियर, ओके, तो राइट आंसर इज रूबेला। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने कोशिश करी है सुपर फास्ट स्पीड में लगभग 100 क्वेश्चन आज के लेक्चर में अपन ने कंप्लीट करे हैं, कम से कम टाइम को कंज्यूम करते हुए। अगर आपको ऐसा लगता है तो यस डियर एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग देते हुए एक रिव्यू जरूर लिखिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों ने हमारे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ऐप के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।